देखिए, गुड इवनिंग। आज स्टार्ट होना है धातु और अधातु, धातु और अधातु, अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो देखो, धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं। तो हमेशा याद रखना, धातु में क्या होता है, धातु की बात हो रही है पहले। धातु क्या करते हैं? धातु को मेटल बोलते हैं। धातु क्या करते हैं? जिसमें ऊष्मा और विद्युत का ऊष्मा और विद्युत का चालन। धातुओं में क्या होता है? ऊष्मा का भी चालन होता है और विद्युत का भी चालन होता है। चालन का मतलब होता है, अगर हम किसी धातु को गर्म करें तो वो गर्म हो जाएगी, उसमें ऊष्मा पहुंच जाएगी। और करंट तार छुपा के देख लो, फिर धातु को छू लो, करंट न लग जाए तो बताना। लकड़ी में तो नहीं होता ऐसा। तो धातु में क्या होता है? धातु क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है या चालन होता है। विद्युत का चालक, ठीक है, चालक होती है। ठीक है, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ध्यान देना, धातु क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहां देखो, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ई से डिनोट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कौन से आवेशित होते हैं? ऋण आवेशित। अब ऋण आवेशित होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ऋण को हम त्यागेंगे तो क्या मिलेगा? धनावेशित। तो ऋण आवेशित त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, है ना। धनावेशित की धनायन, क्या लिखा है? एक ही है, दोनों वैसे धनायन बनाते हैं। मतलब उसका कहने का मतलब है कि ऋणायन को त्यागते हैं और धनायन को एक्सेप्ट करते, बनाते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन तो माइनस का होता है, जब माइनस की चीजें हम हटाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? धनायन बनाएंगे। ठीक है। धातुएं क्या होती है? आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय होता है कि धातुओं को पीटा जा सकता है, पीटते हैं तो वो क्या होती है? फैलती हैं। जैसे अपना लोहा को गर्म कर दो और हथौड़े से पीटा जाए तो फैलेगा। सोना भी होता है। मतलब धातु जितनी होती हैं सब आघातवर्धनीय होती हैं। तन्य होते हैं, तन्य का मतलब फैलने की क्षमता होती है उनमें। सामान्यतः यह कमरे के ताप पर ठोस होती है। तो अगर उनको गर्म ना किया जाए, नॉर्मल स्थिति में देखा जाए, तो वो क्या होती हैं? ठोस होती हैं। झड़ जाएंगे बाल जितने बचे हैं, तुम इससे कह रहे। परंतु मरकरी जो होता है ना, मरकरी अभी हमने बताया था ना, मरकरी जिसको Hg से डिनोट करते हैं, जिसे पारा कहते हैं, वो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी द्रव अवस्था में होता है। तो मरकरी एक ऐसी धातु है, मरकरी यानी उसको Hg से डिनोट करते हैं। जो मरकरी क्या है? मरकरी धातु है जो द्रव रूप में होती है। ठीक है, तो मरकरी ही एक इकलौती धातु है, बाकी सब ठोस होंगी। शेष धातु तथा शेष धातुएं कैसी होंगी? ठोस अवस्था में। अपने नोट्स तो दिखाना कहाँ बनाते हो, हम जैसा लिखते हैं तो वैसा बनाते हो कि नहीं बनाते हो? हाँ, मतलब दिखा देना, अभी नहीं हमने पोथी पुराण खोलने को कहा है, हमें याद दिला देना कि नोट्स देखने हैं। सो देखो, तो धातु क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत का चालक होती हैं या सुचालक होती हैं। यहाँ देख लो, धातुएं क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती हैं। धातुएं क्या करती है? ऋण आयन को त्यागती हैं और धनायन बनाती हैं। मरकरी एक धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है या द्रव अवस्था में होता है, बाकी सभी धातुएं
ठोस अवस्था में होती हैं। इतने ये आने वाली चीजें हैं जो हमने तीनों पॉइंट लिखाए, ठीक है। अब धातुओं के गुण पढ़ने हैं, तो धातुओं के गुण में आते हैं, धातुएं में कौन कौन से गुण होते हैं। सो देखो, देखनी है भौतिक, देखो कितनी अवस्था होती है, भौतिक अवस्था हो गई, आभा हो गया, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, तन्यता और चालकता, कठोरता, गलनांक और क्वथनांक। तुम्हारा ध्यान वहां रहेगा, नहीं तो यहाँ ज्यादा ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है। गलनांक व क्वथनांक ये दिखेगा तो सुनाई तो दे रहा था। कान बंद करके देखती हो क्या वीडियो? तो पता है हमारी वीडियो में एक सिस्टम है, उसमें वीडियो चलाना, ऊपर लिखा होगा CC डबल C लिखा होगा, हाँ, तो उसको चालू करना है। हमारे में चालू है, हम जो बोलेंगे वो सब चीज हिंदी से लिख के आएगी, दिख जाएगा। हम जो बोलेंगे वो सब लिख के आएगा, क्योंकि हमने उसको चालू कर दिया, अभी 3 वीडियो से चालू है वो, ठीक है। हाँ देखो, अब भौतिक अवस्था की बात आती है, तो सभी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये तो हम बता चुके हैं ना। तो भौतिक अवस्था का मतलब होता है छूने पर, तो धातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में। तो भौतिक अवस्था क्या होगी, ठोस होगी, होगी धातुओं की, केवल पारा को छोड़ के। आभा, आभा क्या चीज होती है, सभी धातुओं में एक चमक होती है, यह चमक धात्विक आभा कहलाती है। धात्विक चमक के कारण ही इनके प्रयोग ज्वेलरी और सजावट के लिए किया जाता है। तो आभा क्या होती है, एक चमक होती है, और चमक के कारण ही धातुओं का यूज किसके लिए किया जाता है, ज्वेलरी के लिए किया जाता। सोना चांदी तो वैसे ही धातु है, हाँ। तो आभा क्या होती है, चमक होती है। तो धातुएं क्या होती है, चमकदार होती हैं। तो ध्यान देना, धातुएं क्या होंगी, धातुएं चमकदार, चमकदार होंगी, ठीक है। अब आघात वर्धनीयता का मतलब कि वे पीटने पर क्या होगा, फैलेंगी। तो यहाँ पर आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि अगर किसी धातु को पीटा जाता है तो वो क्या होगा, जैसे हम हथौड़े से पीटे, उसे पतला करें, जैसे हमने किसी धातु को पीटना, हमने उसको पीटा, तो पीटने से क्या बनेगी, तो वो पतली होती जाएगी, मतलब वो एक चद्दर बन जाएगी। मान के चलो, चद्दर जानते हो ना, पतले पतला वो जो टीन होती है, तो चद्दर बन जाएगी, मतलब पत्ती टाइप की बन जाएगी। तो इसके इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। मतलब उसको पीट कर पतला बनाने का गुण क्या कहलाएगा, आघात वर्धनीयता। अब आता है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है अगर हम किसी धातु को गरम करें और फिर उसे तार के रूप में बना दें। जैसे तुम्हारा सोना होता है, सोना को अगर पता है, ये सोने में सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। उसको चाहे जितना लंबा खींचते जाओ, 2 किलोमीटर तक फैल जाएगा 1 ग्राम सोना, ठीक है। तो तार के रूप में तन्यता का कहलाता है, तार के रूप में बदलने का गुण क्या होगा, तन्यता। तन्यता मतलब वो उस धातु से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। जितना लंबा तार खींचा जा सके किसी धातु का, उस धातु का तन्यता
उतना ही हाई होगा, मतलब ज़्यादा होगा। चालकता, चालकता तो जानते हो, जिसमें जैसे करंट, मतलब वो विद्युत, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है, ये हमने सबसे पहले बता दिया। मतलब चालक होती है, सुचालक होती है। यह ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे पर बहुत शीघ्रता से संचालित करती हैं। तो जैसे हमने लोहा लिया, उसका एक हिस्सा हमने रख दिया आग में, तुम थोड़ी देर बाद देखोगे वो धीरे 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 दूसरा हिस्सा गर्म हो जाता है। तो इसी गुण को क्या कहते हैं? चालकता। तो ऊष्मा तथा विद्युत का किसी धातु में चालन क्या कहलाता है? चालकता। यानी ऊष्मा तथा धातु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी धातु में प्रवाहित हो, ठीक है। जैसे विद्युत होती है, विद्युत तो तुरंत हो जाएगी कि यहाँ से करंट, यहाँ से तुमने विद्युत छुपाई, वहाँ तुरंत दूसरे सिरे में आ जाता है। लेकिन थोड़ी वो जो ऊष्मा होती है उसे फैलने में थोड़ी टाइम लगता है ना, ठीक है। अब कठोरता क्या होता है? कठोरता तो सब कोई जानता है, नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? कोई चीज़ कठोर नहीं कैसे होती है? देखो, कठोरता कहलाती है उसका मृदुता, नहीं ऐसे नहीं, कठोरता कहलाएगी किसी धातु का मृदु होना। हाँ, मृदु होना कहलाता है कि जैसे हमने कोई धातु ली, उसको काटना उतना ही कठिन हो। मृदु होना यानी काटना आसान ना हो। जैसे तुम्हारा दिया गया है इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। कठोरता में सबसे ज़्यादा कठोरता पाई जाती है तुम्हारी सोडियम। पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे करते हैं? हमारे अंदर से तो करते हैं। किससे करते बताओ? अरे हमें तो पता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, देखो अगर जो भी हो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम का क्लियर कर लेना, इसमें है। अरे हाँ, हमें याद नहीं था, सही कहा। मतलब तुम पढ़ती लिखती हो घर में, हमें लगा बैल चराती रहती है। यहाँ देखो, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ऐसी तो पेपर में ध्यान भूल जाती है। अब पीबी से लेड होता है। अब फास्फोरस, हाँ ऑप्शन में बन जाते हैं। अगर कोई हमसे ऐसे ही पूछे तो नहीं बनेगा। अगर ये ऑप्शन में के होता हम लगा देते, क्योंकि अंदाजा लग जाता है। पढ़ी हुई चीज़ ऑप्शन में काम आ जाती है। जिसने बेसिक पढ़ा होगा उससे ऑप्शन बन जाते हैं, और जिसने ऑप्शन ही रट्टा मारे होंगे उससे कभी पेपर नहीं बनता है, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कठोरता यानी उसका मृदु होना क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब इन तीनों धातुओं को काटना आसान नहीं होता है। अरे चाकू से ले और काट दे। अरे ये सबसे ज़्यादा कठोर होती हैं, इतना याद रखोगे। और कठोरता का मतलब समझ जाना कि किसी चीज़ का मृदु होना। तो याद रखना, अगर पेपर में आ जाए कि निम्नलिखित में से किसमें कौन सी धातु मृदु है, अब तुम्हें मृदु नहीं पता होगी तो कहाँ से लेके? मृदु का मतलब होता है कठोर होना, ठीक है। इसलिए हमने ये लिखा मृदु होना, ठीक है। यानी उसे काटना आसान नहीं होगा। अब आता है गलनांक और क्वथनांक। अधिकतर धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। तो धातुओं के, तुम्हारी जितनी भी धातु होंगी सबके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? हाई होंगे। हाई मतलब उच्च, मतलब उन्हें अगर गलाना है तो उन्हें ज़्यादा गर्मी देनी पड़ेगी, मतलब ऊष्मा देनी पड़ेगी।
अब जैसे किसी चीज को पिघलाना है तो ठोस को पिघलाने में ज्यादा टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो गलनांक उच्च होंगे, क्वथनांक भी उच्च होगा। क्वथनांक का मतलब होता है उबलने की क्षमता, किंतु सोडियम तथा पोटेशियम धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। तो वैसे तो सभी धातुओं के हाई होंगे, किसके, सभी धातुओं के, सभी धातुओं में, सभी धातुओं में गलनांक व क्वथनांक कैसे होंगे, उच्च होंगे। किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। तो ये दिखेगा, अरे बाबा नहीं दिखेगा, क्या लिखे दे रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम के गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे, निम्न होंगी। मतलब सभी के हाई होंगे, किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को। इनके क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। निम्न का मतलब लो, लो समझते हो ना, इनको कम ताप पे भी गलाया जा सकता है, ठीक है। अतिक्रियाशील धातु ये सोडियम है, पानी में भी आग लगा देती है, ठीक है। अब देखो इसमें अब आती है सक्रियता श्रेणी। तो एक होती है सारणी, आवर्त सारणी, मेंडलीव की, मोजले की, 2 सारणी होती है। तो वो सारणी अभी नहीं पढ़ा रहे, 9वीं में ऑटोमेटिक पढ़ लोगे, 9वीं में है। बस कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे ऐसी सारणी होगी, दो मोबाइल, हम तुमको सारणी बता दें, उसमें सर्च करो देखो इसमें हम दिखाते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। देखो ये तो दूसरी है यार, ये है, हाँ तो फिर वीडियो की क्या जरूरत है ना, ऐसा ही है। क्यों क्यों से का क्या हो गया भाई, ये खतरनाक मोबाइल है। देखो ये होती है पेरियोडिक, पैसे हैं क्या इसमें, मैंने कहा हमारे पास पैसे, लो देखो ये होती है पेरियोडिक टेबल। यहाँ देखो ये होती है पेरियोडिक टेबल, ये दिखेगी, घर में देख लेना, उसमें डालना मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो जो ये धातुएं होती हैं, जैसे देखो H लिखा है तो ये हाइड्रोजन, इस साइड देखो He लिखा है, उसमें दिखाएं, हाँ सही कह रहे हो, लो उसमें दिखाएं, अरे हम डाल देंगे उसमें, लो देख लो इसमें हम दिखा रहे हैं, लो ये रही पेरियोडिक टेबल, ठीक है। तो देखो H लिखा है ना, ये H4 क्या होगा, हाइड्रोजन, He4 हीलियम, ठीक है। देखो ये देख रही है, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लेना, लो हमने ये लगा दिया, ठीक है। और जो ये, चलो ठीक है दिख जाएगा। देखो इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं, देखो नॉन मेटल, मेटल, तो जो ग्रीन कलर का है जिसमें मेटल लिखा है ऊपर, तो वो सारे मेटल हैं यानी धातु हैं। बाकी ये काले वाले जितने होंगे वो सब अधातु हैं। तो हमने धातु का बता दिया, कौन से धातु, ये है धातु, या ये कौन सा, ये बेरियम, एल्यूमिनियम, और टाइटेनियम, टिन, और पीबी यानी लेड, पीबी नहीं ये एस भी है, अरे हमें इनको देखना पड़ेगा। लो अब देख लिया, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी हो। तो जो इसमें बता रहे थे, इसमें
देखो हाइड्रोजन को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम, यहाँ देख लो सुन लो बस। तो हाइड्रोजन जो होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन दिया गया है, यहाँ पर सारणी होगी पूरी जैसे ये है, तो सबसे ऊपर लिखा होगा H, ठीक है, H लिखा होगा। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम, तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होगी। घटते क्रम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा छोटा छोटा, यही होता है। तो हाइड्रोजन की क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे अधिक होती है, और होती है हाइड्रोजन बम। जानते हो हाइड्रोजन बम घल जाए तो दुनिया मतलब वहीं पूरे देश के देश तबाह हो जाते हैं, है ना। हाँ तो देखो घटते क्रम में लिखने पर श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु को सबसे ऊपर, तो हाइड्रोजन सबसे ऊपर, जबकि सबसे कम क्रियाशील धातु को सबसे नीचे। तो जो भी देख लेना सबसे नीचे हो वो सबसे, ये सॉरी यहाँ इसके जस्ट नीचे देखना, तो वो कम क्रियाशील होगा, ठीक है, सबसे कम। अब ध्यान देना, क्रियाशीलता अधिक है तो ऊपर, ठीक है, ध्यान देना। और दूसरा फैक्ट आ गया है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। तो यही तो है, घटती है ना, क्रियाशीलता घटी। जो धातुएं सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई हैं, वे सभी हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। तो ये याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि आवर्त सारणी में अधिक क्रियाशील धातुओं को ऊपर और उन मतलब आरोही क्रम में रखा गया है, क्रियाशीलता के आरोही मतलब नहीं, अवरोही घटते क्रम, ठीक है, तो आरोही क्रम में रखा गया है क्रियाशीलता के अनुसार, ठीक है। वे सभी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे रखे गए हैं, वे सभी हाइड्रोजन की अपेक्षा कम शीघ्रता से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। देखो क्रियाशीलता का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। धातुओं का काम क्या है, ऋणायन छोड़ते हैं और धनायन बना लेते हैं, तो वही तो है धातुओं का काम। ऋणायन त्यागेंगे तो धनायन बनाएंगे। तो क्रियाशीलता कैसे पता चलेगी, जितने जल्दी छोड़ दें ऋणायन उतने जल्दी धनायन बनाएंगे, मतलब क्रिया करेंगे, ठीक है। क्रिया करेंगे, ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रॉन जितने जल्दी त्यागेगा उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक, ठीक है, बस इतना याद रखना। तो जो इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी त्यागेंगे उनकी क्रियाशीलता उतनी अधिक, जो कम समय में ज़्यादा समय लगाएंगे उनकी क्रियाशीलता उतनी कम, ठीक है। वे सभी धातुएं जो हाइड्रोजन के नीचे रखी गई हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हाइड्रोजन सबसे ऊपर है तो उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, जितने नीचे तो उतनी क्रियाशीलता कम होगी, तो नॉर्मल सी बात है। अतः ये धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, तो बिल्कुल है, समझ गए ना। इन सब में केवल एक चीज याद रखने की चीज है कि धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं और धनायन बनाती है, ठीक है। और जो धातु जितने जल्दी इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे वो उतना ही अधिक क्रियाशील, जो कम करे वो उतनी कम क्रियाशील। हाइड्रोजन सबसे अधिक क्रियाशील, उसके नीचे ज्यों 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 के त्यों आते रहेंगे वो उतनी कम क्रियाशील, बस इतनी सी चीज है। और इनको देखो तो इतना लंबा खर्रा पकड़ा दिया, चट लो पढ़ते रहो, सही है। 2 4 6 8 10 दोबारा 13 लाइन में केवल इतनी सी चीजें हैं, समझ गए। अब देखो उच्च क्रियाशीलता के कारण सोडियम तथा पोटेशियम हवा की नमी के कारण अभिक्रिया कर लेते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जो होंगे, सोडियम और पोटेशियम किसके कारण, उच्च क्रियाशीलता के कारण, उच्च क्रियाशीलता के कारण हवा और नमी में क्या कर लेते हैं, हवा और नमी में नमी के साथ क्रिया कर लेते हैं, या अभिक्रिया लिख लो, अभिक्रिया कर लेते हैं। इसलिए तो
सोडियम को कभी भी ऐसे ही नहीं रखा जाता है, हमेशा मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि ये हवा में और पानी में अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए। तो इन दोनों को किस में डुबा के रखा जाएगा? जब ये क्रियाशील होंगे तो किस में? केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। निम्न क्रियाशीलता के कारण तांबा, चांदी, सोना और सामान्यतः अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो जो तुम्हारे सोना, चांदी, तांबा, इनको ऐसे भी रख लोगे तो क्या क्रिया कर जाएंगे? तो ये क्या है? निम्न क्रियाशील है, ये उच्च क्रियाशील है, ठीक है। इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोना चांदी को रखा जाता है या किसी चीज में रखा जाता है कि खराब हो जाए है, उसमें समय के साथ धातुएं काली पड़ जाती हैं, देखी होंगी। वो नमी के साथ क्रिया तो करती लेकिन बहुत ही कम। स्पेशली चांदी। पायल पहनते हो? नहीं पहनते हो, पहनना चाहिए। हाँ, वो क्या बहुत सारी रोग भी भगाती है पायल। हाँ, ये साइंटिफिक रीजन है, पायल पहनने वाले इंसान ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। तो क्या होता है, बस पायल लीला समाप्त हो गई है, थोड़ी इसके बारे में बता दे। तो क्या करते हैं, जो चांदी होती है वो धीरे धीरे काली पड़ जाती है, तो वो कुछ मतलब वो क्या होती है, नमी और हवा के साथ क्रिया करती रहती है, इसलिए काली पड़ जाती है, तो खराब हो गई बस, ठीक है। अब देखो ये समाप्त हो गए। अब धातुओं के साथ रासायनिक गुण पढ़ते हैं। तो देखो वहाँ आना है 1 नंबर का, 1 या 2 नंबर का, 2 नंबर का भी आया। तो हमें ये लगता है कि 2 नंबर में तो ऐसी चीज़, 1 नंबर की तो यही चीज़ें आ जाएंगी। अगर इसमें से अगर कुछ आएगा हमें लगता है, तो इसमें ये समीकरण है, इन्हें मत सीखो। अगर सीखना हो तो हम समझा दें, कुछ नहीं करना है। उस दिन बताया था तराजू है, बस गिन लेना कितने Al। हाँ, ये ध्यान करना, E और L को अलग नहीं कर देना, E और L मतलब एल्यूमिनियम। हाँ, बस इतना ज्ञान रखना, वहाँ काउंटिंग कर लेना, यही आएगा। तुम्हें तो तराजू देखना है कि सब चीज़ें बराबर हैं दोनों साइड, बस यही पूछा जाएगा तुम्हारे में। और जो बराबर ना हो उनको कैलकुलेशन करके बराबर करनी है। अब जैसे मान के चलो यहाँ कोई समीकरण दिया गया है इस साइड, और ये क्रिया हुई यहाँ, और यहाँ पर NO2 लिख दिया मान के चलो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा था हमारे पास N2O प्लस O3 ये लिखा था। तो यहाँ पे O कितने हैं तुम्हारे पास? 4 है, लेकिन यहाँ कितने O दिख रहे? 2। यहाँ N कितने हैं? 2। यहाँ कितने N लिख रहे? तो क्या करें, कर दें तो सही है। हमने अपने मन से 2 लगाया। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण शांत है? तो ये शांत हो गया। अगर इसमें 2 नहीं लगा है तो क्या ये शांत है? बराबर है क्या? नहीं है। जो समीकरण शांत होगा उसकी दोनों चीजें मिला लेना, यही आएगा। कुछ थ्योरी की चीज़ है तो वो हम बताए दे रहे हैं, समीकरण नहीं आएगा। बस ये याद रख लेना कि क्या आना है, जैसे कि हमने किसी चीज़ को मिलाया है तो क्या बनता है। ये सब चीज़ें 11वीं में पढ़ लोगे, 10वीं में, ठीक है। पढ़ना हो तो हम तो पढ़ा दें, सो एक दिन पूरा चाहिए इसके लिए, और जो कि तुम्हारे पास है भी नहीं है दिन है? हाँ, अभी लगता है। तो उस दिन धातुओं की सक्रियता के घटते क्रम लिखवाए थे ना, ये लिख लेना दोबारा। जैसे सोडियम क्या है, सबसे ऊपर है तो सबसे अधिक क्रियाशील, और गोल्ड सबसे नीचे है ना तो सबसे कम है, याद रखना। तो इनको लाइन से याद कर लेना, ना हो याद इसका कोई फॉर्मूला बनवा देंगे, गाना बनवा देंगे, ठीक है। जैसे हमें तो आता है, उसका पूरी अवस्था सारणी हमने सीख ली थी 11वीं के टाइम में। जैसे हाली नकीर, रब से फरियाद, बे में केस्टा बेरे, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ऐसे यादा करने पड़ते हैं,
तब आप पूरे 118 तत्व हैं, ये पता है, पूरे 118 चीजें हैं और लाइन से याद होती हैं। बे में कैस्ट्रा बेरे हैं और हाँ सीता कुछ ऐसा है, राम सीता गए। अब हमें तो ध्यान भी भूल गई, केमिस्ट्री हमारी छूट गई 10वीं के बाद से, सॉरी 10वीं के बाद क्या है, 12वीं के बाद से, फिर पढ़ी ही नहीं। तो देखो धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे, अब किसी धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना है तो क्या क्या करेगा, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। तो पहला फैक्ट हमें मिला, अगर धातुओं ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, यहां हेडिंग डाल देना, धातुओं की अभिक्रियाएं या क्रियाएं, कुछ भी लिख लेना, अभिक्रियाएं। तो धातुओं की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। अब ऑक्साइड बताते हैं हम क्या होता है, ऑक्साइड बनाती हैं। तो ऑक्साइड होता है किसी भी चीज का ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड का ज्ञान होना चाहिए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सीधे सीधे हम बात करें, लास्ट में हमें CO2, लास्ट में हमें O मिल जाए, जैसे CO2 हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, NaO मैग्नीशियम, सीधी सीधी बात है, लास्ट में हमें वो मिल जाए। तुक्का मारने का तरीका बता रहे, 100% श्योर कुछ नहीं है, तुक्का मारने का तरीका बता रहे, क्योंकि हमें ये रट्टा मरवाना है। अगर तुम्हें याद करना हो तो हम लिखवा दें, नहीं होंगे याद, हो भी जाएंगे तो सब एक जैसे दिखेंगे, उसमें 4 के 4 ऑप्शन, तो दिमाग खराब नहीं करो। उसमें आएगा कि शांत कौन सा समीकरण शांत है, तो शांत करने का तरीका बता दिया। अब इनके नाम लिखवाई दे रहे कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, ऑक्साइड, वहां ऑप्शन आएंगे तो ऑक्साइड होगा इनमें से, ठीक है। या फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद ये धातु बनाती है, ये धातु, अब कोई धातु दे दी जाएगी, जैसे हमने कह दिया मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को से करेंगे तो MgO ही तो बनाएगी, तो यही तो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लो बन गया समीकरण। होता क्या है, कुछ नहीं, बस इनको यहां याद कर लो, लैंग्वेज याद कर लो, समीकरण खुद बना लोगे। और शांत करना हमने बताया है, तो वहां शांत करना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जिनका जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होता है। तो ये जो ये ऑक्साइड होगा, इसका जलीय विलयन कैसा होगा, जलीय विलयन क्षारीय होगा। कैसा होगा, अरे क्षारीय लिख रहे हैं भाई, क्षारीय कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो कैसा ऑक्साइड बनाएंगी, क्षारीय, ठीक है। बस अब जल के साथ जब करें, यहां ऑक्सीजन के साथ, अब जल के साथ क्या होगा, जल मतलब फॉर्मूला बताओ, जैसे ये ऑक्सीजन होता है, इसको O2 से डिनोट करते हैं, जल का H2O हो, H नहीं H2O होता है, हाइड्रोजन H2O होता है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो धातुओं की जल से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो जब भी जल में धातु मिलाएं तो हाइड्रोजन निकलेगी। अब ये हाइड्रोजन गैस हो या कुछ हो, तत्व हो, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाँ, तो हाइड्रोजन निकलेगी। तो याद रखना है इनके सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, ये 3 तत्व ऐसे हैं, एल्यूमिनियम, ये ही इन सबसे क्रिया करेंगी। तो घर में इनको देखना, जो समीकरण दिए हैं बस देखना है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो एक साइड, ठीक है। ज़्यादा एक नंबर के पीछे ज़्यादा टेंशन नहीं पालना है ना, हाँ।
तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, जल का क्या होता है H2O, तो H2O में क्या होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मुक्त होगी, बस याद रख लो। तीसरा है अम्लों के साथ क्रिया। अब अम्ल और क्षार क्या होते हैं? पानी का pH मान कितना होता है, किसी को पता है? पानी का कितना और दूध का कितना होता है? और पानी का कितना होता है? खून का कितना होता है? तो खून का नहीं पता? दिन भर तो पीती हो घर वालों का। हाँ, तो देखो अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धातुओं की तनु अम्लों के साथ, तनु मतलब होते हैं पतले, एक जैसे सॉरी तनु मतलब तनु एक होता है सांद्र, तनु सांद्र, इनमें कंफ्यूजन हो गया। देखो तनु का मतलब क्या होता है, तनु और सांद्र का मतलब, तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है वो गाढ़े, हमारे अंदाज से। क्या होता है? पतला आ रहा है ना, किसका मतलब? ठीक है, तो सांद्र का मतलब, अरे हम बता दे रहे हैं ना, सांद्र का मतलब होता है वो गहरा, मतलब अरे गाढ़ा बोलते जैसे। हाँ, तो तनु का मतलब होता है, तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो जब अम्लों के साथ क्रिया करेगी तो क्या निकलेगी? क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बस। ये नहीं याद करो, ठीक है, ये भी याद नहीं करो, ये भी याद नहीं करो, ठीक है। अब धातुओं के उपयोग देखो हमारे ये मतलब है, क्यों दिमाग खराब करो एक नंबर के पीछे, हमें पता है, हम बता भी देंगे, वहाँ तो कई मार के आना है तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में, जो ये समीकरण वाले होंगे नहीं आएंगे समझ में। जब तक इनके लिए कम से कम 5-6 दिन नहीं दो तब तक गहराई से, क्योंकि पहले हमें ये याद करने पड़ेंगे वो आवर्त सारणी, उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए जब कुछ होता है, ठीक है। धातुओं के उपयोग, धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक जल बॉयलर इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। अब अधातुएं कल से पढ़ेंगे, ठीक है, धातुओं को निपटाना है। लो।